हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसी चल रही है आपकी DSSC नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीज़ें करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेटिव पार्ट है या जिससे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते के अंदर आपका पूरा मैं कंप्लीट कर दूँ चीज़ों को, जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एक बार एग्जाम में जाने से पहले आपको करना ज़रूरी है। इससे पहले का जो वीडियो आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। वो इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें कि मैंने आपको मिरर में किस तरह से ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग होती है, किस तरह से उसकी इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, क्या साइज और नेचर है, ये बताया है। इवन लेंसेज के बारे में भी बताया है। प्लस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेंशन, वो सब चीज़ें बताई हैं। और प्लस आपको ये भी समझाया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं PYQs के साथ। वो सेशन है इससे पहले वाला, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। अब इसके साथ साथ आपको उसमें मैंने क्लास 10th लेवल के भी क्वेश्चंस को कराया है सॉल्व, जो आपके एग्जाम में आए हैं। प्लस आपको वो क्वेश्चंस भी कराए हैं जो आपके क्लास 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, मतलब हायर लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बोथ लेवल के क्वेश्चंस को आपको इसमें अटेम्प्ट करना होता है। उसी आज कड़ी में आज आपका ये वाला टॉपिक है। इससे आपको ये समझ लो, इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइट का चैप्टर, बोथ लेवल के क्वेश्चंस को आपको करना है, 10th और 11th लेवल के। और साथ ही साथ यहाँ पर आज जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ वो भी वो चीज़ें करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब एग्जाम में आता है चीज़ें भले छोटी होती हैं, चाहे कैसी भी होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप कंफ्यूज ना होते हुए चीज़ों को यहीं की यहीं याद कर लें, जिससे कि दोबारा भी आपको खोल के देखना ना पड़े। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलती जाऊँ उसको जरूर नोट कर लेना, एक नोट पैड लेकर बैठना, जिससे कि वापस से वीडियो ना देखना पड़े और आपकी चीज़ें यहीं की यहीं प्रिपेयर हो जाए। एक पेज का, सिर्फ एक पेज का आपका नोट बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, चलो आओ सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो डू कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। चलो आओ स्टार्ट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि के अपवर्तक दोष। ये देखो यहाँ पर आपके इससे क्वेश्चंस हर बार आए हैं। आप सभी को पता है कि निकट दृष्टि दोष होता है, दूर का दृष्टि दोष होता है, प्रेसबायोपिया होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वहां पर हमको ये समझनी है। तो आओ पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आती है हमारी पहली स्लाइड, जो कि है आपकी निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। ये मायोपिया क्या होता है? मायोपिया आपको सबको पता है कि मायोपिया मतलब दूर की चीजें जो है क्लियरली नहीं दिखती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, तो क्यों नहीं दिख रही हैं? एग्जाम में का क्वेश्चन है, PYQ है आपका। साथ ही साथ हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, हम ठीक करने की बात को समझते हैं कि यहाँ पर आपको कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करना है। तो कॉन्केव लेंस आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और ये तो हो गया आपका कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, क्या आपका ये कॉन्केव लेंस, ठीक। कॉन्केव लेंस का दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इसमें फोकल लेंथ कैसी होती है। तो कॉन्केव लेंस की हमेशा फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इट विल बी नेगेटिव। ये बात हमेशा याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पिछला वाला सेशन जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने सारे साइन कन्वेंशन को समझाया है। अब कॉन्केव लेंस की, हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, तो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस विल बी नेगेटिव, ये बात याद रखना। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हमें कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? वी रिक्वायर द कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब ये डिफेक्ट होता क्यों है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट इज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस। कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर से मतलब समझ लो, जैसे कि एक ये मेरे पास लेंस है वो कुछ इस तरीके का है, और एक लेंस है जो कि मेरे पास कुछ इस तरीके का है। तो जो मोटा जाड़ा लेंस है उसका कैसा है? उसका कर्वेचर ज्यादा है, और जो पतला लंबा लेंस है उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब जिसका कर्वेचर कम है, जिसका कर्वेचर कम है, ये देखो कम है, तो इसका मतलब इसका सर्किल अगर मैं बनाऊंगी, अगर मैं इसका यहाँ पर बना देती हूँ, अगर इसका क्या है, कर्वेचर कम है, तो इसका सर्किल क्या रहेगा? बड़ा बनेगा। और जिसका कर्वेचर ज्यादा है, अब इसका दूसरे कलर से बनाकर दिखाती हूँ, जिसका कर्वेचर ज्यादा है उसका क्या रहेगा? सर्किल क्या रहेगा? छोटा बनेगा। तो ये सिंपल चीज होती है कर्वेचर की, कि जिसका कर्वेचर ज्यादा, वो चीज आपकी क्या हो जाती है? उस एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से ये मायोपिया वाला डिफेक्ट होता है। और या तो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल क्या हो जाती है? वो थोड़ी सी क्या होती है? अत्यधिक नेत्र गोलक के लंबे होने के कारण, नेत्र गोलक जो होता है, आईबॉल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। इसकी वजह से आपका मायोपिया डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर होता क्या है, एक और चीज यहाँ समझो। जैसे कि मेरे पास ये है ऑब्जेक्ट, ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट,
अब इमेज कहाँ बनती है, हमेशा सबको पता है इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड के साथ कैसी बनेगी, रियल बनेगी। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसी बन रही है, रेटिना, ये हमारा है रेटिना। ये रेटिना पे कैसी बनेगी, ये मान लो ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया रेटिना। रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, हमेशा उल्टी बनती है इमेज। ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है, रेटिना पर उल्टी बनती है। पर क्योंकि मायोपिया डिफेक्ट हो गया है, अब इस डिफेक्ट की वजह से ये रेटिना पे ना बन के ये इमेज कैसी बनती है, थोड़ी सी रेटिना से पहले बन जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, यहाँ पर यूज होता है किसमें, आपके ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बीच में। यहाँ पे कहीं आई लेंस होगा, तो ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बीच में ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर यूज हो गया कॉनकेव लेंस। इसकी वजह से क्या होगा, अब ये इमेज यहाँ ना बनकर वापस से कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी। ठीक है, फिर हमारा जो ऑप्टिक नर्व जाकर जो हमारा ब्रेन तक लेकर जाते हैं ट्रांसमिशन सिग्नल्स को, वो अपना एक्टिवेट रहता है और वो इमेज को क्या करता है, वो सीधी कर देता है। तो आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अब देख लेते हैं क्या ये आपका डायग्राम है, जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट वो फार पॉइंट है जहां तक एक आई अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है इजीली, नॉर्मल आई। फार पॉइंट वो पॉइंट होता है। मायोपिक आईज में क्या होता है, ये फार पॉइंट क्या होता है ये नहीं समझ में आता, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर कैसा लेंस लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया, जिससे कि इमेज जो पहले बन जा रही थी रेटिना के, अब वो रेटिना के पहले ना बन के रेटिना पर ही बन रही है, और यहाँ पर इजिली ऑब्जेक्ट आदमी जो इसको ये डिफेक्ट है वो देख पा रहा है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया आपके दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, ये आप में जो पास की चीजें हैं वो नहीं दिखती हैं और दूर की चीजें आसानी से दिख जाती हैं। अब यहाँ पर डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ द आई, जो आई लेंस की फोकल लेंथ हो जाती है वो बढ़ जाती है, और द आईबॉल हैज ट्यूब, और यहाँ पर आईबॉल छोटी हो जाती है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो इसका मतलब अब इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज रेटिना पर ना बनकर, ये हो गया रेटिना, अब ये इमेज रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनेगी, ये इमेज रेटिना के बाहर बनेगी। तो आपका इमेज बन गया यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज। अब इसको ऑब्जेक्ट की इमेज को सही करने के लिए क्या करा जाता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। इसके इस्तेमाल करने से क्या होता है, वापस से इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाती है, रेटिना के पहले नहीं, रेटिना के ऊपर ये इमेज आपकी बन गई, और इस तरह से ब्रेन ने क्या किया, सेंस किया ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, और अब इमेज को क्या किया, सीधी बना दिया, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक, अब यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, द नियर पॉइंट ऑफ फॉर द पर्सन इज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई, दैट इज 25 सेंटीमीटर, सच अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। मतलब नियर पॉइंट क्या होता है आपका 25 सेंटीमीटर, द नियर पॉइंट फॉर अ पर्सन इज फार अवे, बहुत दूर होता है 25 सेंटीमीटर से, तो इसीलिए क्या होना, पर्सन जिसको रीड करना है उसको 25 सेंटीमीटर के थोड़ा मतलब बियॉन्ड रखना पड़ता है, अब कोई भी चीज को जिसको पढ़ना है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हमने देखा होगा कि जो थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं वो अपनी बुक को पास ना रख के थोड़ा दूर रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ी दूरी पर रखते हैं, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाए, या जो भी रीडिंग है, जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको इजीली पढ़ पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायग्राम से समझ लो वापस से, जैसे हमने पिछला समझा था कि एक नॉर्मल आइज है जिसका यहाँ पर क्या है, तो नियर पॉइंट है उसका, मतलब इतने तक निकटतम वो देख सकता है, ये इसका नियर पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिक आइज है, तो इसका नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर नहीं देख पाएगा, तो इसकी इमेज कैसे बनी, रेटिना के पीछे बनी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेक्शन के लिए हमने क्या करा, कॉन्वेक्स लेंस को लगा दिया, जिससे कि वापस से इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पर बन गई। अब इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यूज भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया में सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा दोष जिसमें कि पास की भी आईज में प्रॉब्लम है और आपकी दूर की भी आईज में प्रॉब्लम है। तो आपने बाइफोकल लेंस के देखे होंगे चश्मे कुछ इस तरीके से होते हैं कि ऊपर वाला पार्ट अलग होता है और नीचे वाला पार्ट अलग होता है, नीचे वाला थोड़ा जाड़ा सा इस तरह से होता है और ऊपर वाला अलग होता है, दोनों तरफ अलग अलग तरह के लेंसेज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अपर पोर्शन में जो क्या होता है, कॉन्केव लेंस लगे होते हैं
और दैट फेस द डिस्टेंट विजन, जो क्या है, दूर की विजन को देखने में आसानी करते हैं। और जो पास वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। मतलब जो पास वाले, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स पार्ट होता है, ये आपको कॉन्वेक्स हो गया। और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, कॉनकेव होता है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि ऊपर नीचे कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। ठीक है, ऊपर वाला कॉनकेव, कॉनकेव क्यों, क्योंकि कॉनकेव हमको दूर की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कॉनकेव है। कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला पोर्शन जो कि रीडिंग ग्लासेस होती है। और ये एजिंग की वजह से ये जो दोष आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। इसका पीडीएफ मुश्किल है मिलना क्योंकि चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द, अब ये होता क्यों है, ये आपके एग्जाम में पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू अभी आप आगे देखेंगे। इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीरियली मसल्स। ठीक है, जो आपके आई लेंस, जो आपके आई के अंदर लेंस होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है। आपने आई का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, आपको आई का स्ट्रक्चर समझा दूंगी। और आपको खोजना है तो मैंने ऑलरेडी आई का स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं, वीडियोस है। आई स्ट्रक्चर बाय पूजा माल वैसे कर देना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियली मसल्स क्या होती है, वीक हो जाती हैं। अब क्या है, डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है आई लेंस की, और इसके कारण प्रेसबायोपिया का हो जाता है। समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम, इसकी वजह ये क्या है, दोनों इसमें आ जाते हैं, आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर हो गई। मेन पॉइंट आपको क्या रखना है याद, जो कि आप एग्जाम में पूछा गया है, कि वीकनिंग ऑफ द सीलरी मसल्स और डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस इट अराइजेस। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट में हिंदी में देख लो, सीलरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण ही कभी कभी ये व्यक्ति में हो जाता है। आओ अब देखो ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू, क्या क्वेश्चन है पहला, व्हाई प्रेसबायोपिया अकर, आपका इसमें ऑप्शंस हैं, ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलरी मसल्स, क्या हमने ये पढ़ा है, और डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, क्या हमने ये चीज पढ़ी है, तो हमने दोनों चीज पढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ 1 एंड 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर है। ये आपका पीवाईक्यू है 2021 वाला। ठीक है ना, आया मजा क्वेश्चन में। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मायोपिया से क्वेश्चन देख लो, ये सब क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आप कैसे करोगे कमेंट, कि मायोपिया डायरेक्ट लिखोगे पूरा, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा कि मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय विच लेंस, यहाँ पर कॉन्वेक्स नहीं होगा, आपको खुद ही को पता है। और हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस, क्या ये लॉन्ग साइटेडनेस होती है, तो ये आप इस तरह से, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी जिम्मेदारी होती है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को बताने की। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आई डोनेशन के लिए होते हैं, और ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है, पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स। अब देखो आई डोनेट कौन कौन कर सकता है, ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। जब आपको चूज द करेक्ट कोड पूछा जाता है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं, या जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, या जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाले, एस्थमा वाले, या जिनको कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, वो सब लोग क्या कर सकते हैं, वो आई को डोनेट कर सकते हैं। ठीक, आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 minutes। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया है कि आई मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 hours ऑफ द डेथ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि इफ वन वांट्स टू डोनेट हिज आई, देन आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर डेथ आई शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो कितना, 4 से 6 घंटे के तक क्या है, आइस को निकाला जा सकता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये पावर ऑफ अकोमोडेशन से एज इट इज एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लगाया है, क्योंकि आपका एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लो पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिससे कि हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये आपका पहला क्वेश्चन पावर ऑफ अकोमोडेशन से, फिर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन पावर ऑफ अकोमोडेशन से, फिर आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो आओ इसको समझ लेते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन है क्या। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हैं, तो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। चलो
तो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहली लाइन आपको क्या पढ़नी है, मार्क करो, उसी तरह से 1 2 3 4 करके आप याद कर लेना। पहला पॉइंट जो आपको याद करना है कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। एक आई लेंस की, आई के अंदर जो लेंस है उसमें वो फोकल लेंथ को अपनी एडजस्ट कर सकता है। दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन है क्या, फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट आई लेंस द्वारा इज द अकोमोडेशन। इस एबिलिटी को, इस करने की क्षमता को अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। एक लिमिट के तक ही फोकल लेंथ को कम किया जा सकता है। यहां तक ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आइए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको आना है थोड़े ऊपर की तरफ। द आई लेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। सबको पता है आई लेंस है आपका। अब इसके ऊपर एक फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, और इस जेली लाइक मटीरियल को क्या बोलते हैं, ये आपकी सीलरी मसल्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, जो कि थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट, आई लेंस को रिलैक्स करने में मदद करती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आपने अगर आईज का डायग्राम नहीं समझा है तो समझ लो, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे बोलो, मैं समझा दूंगी। ईजी है इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया नहीं। ठीक है, अब देखो, its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles। curvature can be modified मतलब curvature आपका कुछ ज्यादा भी हो सकता है और curvature आपका कम भी हो सकता है। और किसकी वजह से, वही सोचो, अगर सिलेरी मसल्स यहाँ से खिंचाव देगी, अगर ये खिंचाव देगी, खींचेगी, तो ये क्या होगा, आई लेंस पतला हो जाएगा। अगर सिलेरी मसल्स क्या करेगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आई लेंस थोड़ा सा जाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिलेरी मसल्स के क्या होने के, कॉन्ट्रैक्शन से या उसके रिलैक्सेशन से हमारे आई लेंस का क्या होगा, साइज हम, या उसका सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है वो चेंज हो सकता है, या क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज पढ़ी, हमने पहली लाइन पढ़ी क्या, ये आई लेंस जो है वो एक फाइबर जेली लाइक मटेरियल है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज द फोकल लेंथ। अगर कर्वेचर क्या है, देखो, अगर मोटा हो रहा है लेंस, अगर मोटा हो रहा है लेंस, तो फोकल लेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अगर लेंस क्या हो रहा है, अगर लेंस पतला हो रहा है, मतलब नैरो हो रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने अभी समझा दिया। अब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ व्हेन द मसल इज रिलैक्स। जब मसल कैसी रहती है, रिलैक्स रहती है। जब रिलैक्स रहती है द लेंस बिकम थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। जब पतला होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस होती है, और ये कंडीशन कब होती है, रिलैक्स वाले स्टेज में। ठीक है, अब देखो, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसकी वजह से क्या है, हमको दूर की चीजें आसानी से दिखती हैं। दूर की चीजें आसानी से दिख रही हैं, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। फोकल लेंथ बढ़ रही है, दूर की चीजें आसानी से दिख रही हैं। कोई चीज बढ़ रही है तभी तो हम आगे की चीजें देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या चीज है, When you are looking at objects closer to eye, the ciliary muscles contract। जब बहुत पास की चीजें देखते हैं, ciliary muscles क्या होती है, contract हो जाती हैं, सिकुड़ हो जाती हैं। This increases the curvature of the lens। The eye lens then becomes thicker। उसकी वजह से thick हो जाती हैं, और focal length क्या हो जाती है, decrease हो जाती है, जिसकी वजह से हमको nearby objects clearly दिखाई देते हैं। याद कैसे रखोगे, जब रिलैक्स वाली स्टेट है, रिलैक्स हो गए, तो फोकल रिलैक्स हो गए, एकदम आराम से बैठ गए, आराम से। ठीक है, तो फोकल जो लेंस कैसा हो गया, पतला हो गया, और पतला हो गया, दूर की चीजें देख पा रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। फोकल लेंथ ज्यादा है, दूर की चीज देख पा रहे हो। जब क्या हो गया, आपका आई लेंस मोटा हो गया, थोड़ा ब्रॉड हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो हम पास की चीजों को देखेंगे। याद हो गई चीजें यहाँ तक। चलो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि हमको, सॉरी, तीसरा पॉइंट, जो कि हमको यहाँ पर देगा अपना काम की चीज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें अच्छे से देखना है और डिस्टिंक्टली प्रॉपर देखना है, कि ऐसा अगर कोई दो डंडे देख रहे हो, तो दो डंडे प्रॉपर दो अलग अलग दिखे, ऐसा ना हो कि एक ही डंडा दिख रहा हो। यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। 25 सेंटीमीटर की दूरी, ये क्या होता है, ये एक नियर पॉइंट होता है। मतलब कोई भी चीज अगर 25 सेंटीमीटर पे है, कोई अगर रीडिंग चीज आप कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर पे, आप इसे इजीली देख पाएंगे। और क्या होगा, वो आपका जो नियर पॉइंट हो जाएगा। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ द विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, नियर पॉइंट ऑफ द आई हो गया। For young adult with normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है, जो दूर का, मतलब अब देखो, नियर पॉइंट मतलब पास में, कितने पास तक तुम पढ़ सकते हो, कितने पास तक पढ़ सकते हो। कोई भी चीज अगर 25 सेंटीमीटर तक है, उसकी दूरी पर है, तो वहां तक पढ़ सकते हो। उससे दूर लेते जाओगे तो पढ़ पाओगे ही पाओगे।
पर उससे 25 सेंटीमीटर से पास लेकर जाओ अपनी किताब, क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। ये बात थी यहाँ पर। अब फादर्स पॉइंट क्या है भाई? फादर्स पॉइंट मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है। क्यों? क्योंकि सबके आईज का जो पावर है वो अलग है। ठीक है, तो फादर्स पॉइंट सबकी अलग होती है, इसलिए इसको इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। फादर्स पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इंफिनिटली फॉर एन नॉर्मल आई। अब यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है, अब वो चीजें मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा दे रही हूँ वापस से। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अकोमोडेशन क्या होता है कि एक आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, इस एबिलिटी को अकोमोडेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पर पढ़ना है हमको, कर्वेचर से पढ़ना है, जो कि सीलरी मसल्स। अगर सीलरी मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स कंडीशन में है, तो कैसा हो जाएगा? देखो पहली कंडीशन कैसी हो गई, सीलरी मसल्स आराम, भाई आराम फरमा रही है, आराम आराम हुई तो आराम से पतली से आराम से ऐसे पड़ी हुई है, सिकुड़ी हुई, मतलब ऐसे बिल्कुल भी पतली इस तरीके से पड़ी हुई है। जब ये पतली है तो क्या हो जाएगा, इनका फोकल लेंथ क्या हो रहा है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकल लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लाइन भी लिखी हुई है, क्या कहांगे, द चेंज इन कर्वेचर व्हेन द मसल्स इज रिलैक्स, जब रिलैक्स कंडीशन में है, लेंथ जो है वो थिन हो जा रहा है, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। देखो मैं खुद भूल गई, क्योंकि फोकल लेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है, ये भी मैंने पॉइंट आपको याद करवाया था। क्या था फोकल लेंथ इंक्रीज होने का, कि हमको दूर की चीजें जो है वो हम इजिली देख पा रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, फिर से याद कर लो, रिलैक्स कंडीशन है, थिन हो गया लेंथ हमारा, थिन हो गया लेंथ, तो फोकल लेंथ हो गई बढ़ गई। अब याद कैसे रखोगे, देखो एक पॉइंट आया दिमाग में, जब ये थिन हो गया तो थिन हो गया लेंस, तो आपका ये क्या हो गया, आपका देख रहे हो ये थोड़ा बड़ा हो गया लेंस, इस तरीके से बड़ा हो गया। ठीक है, थिन हो गया तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या हो गई, बढ़ गई, बड़ी हो गई। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है याद करने का तरीका, जब लेंस हमारा क्या हो गया, थिक हो गया, तो थिक हो गया तो हमारे फोकल लेंथ क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, फोकल लेंथ कम हो गई तो हम क्या करेंगे, पास के ऑब्जेक्ट्स को इजिली देख पाएंगे। When you looking at an object closer to the eye, the ciliary muscles contract, और ये कब होता है, contraction वाली कंडीशन में। This increases the curvature of the lens, the eye lens become thicker, और the focal length of the eye decrease हो जाती है, और हमको दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखता, नियर बाय ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो हम इजिली देख पाते हैं। ठीक है, जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है, इससे कम की दूरी पे अगर रखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा। और फादर्स पॉइंट क्या होता है, ये आपका इंफिनिटी होता है, सबका अलग अलग होता है नॉर्मल विजन का। एक 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है नियर पॉइंट होता है एक नॉर्मल आई में, यंग एडल्ट में। फार पॉइंट होता है जो कि आपका ऑब्जेक्ट को देख पाता है। द फादर्स पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फार पॉइंट, इट इज इंफिनिटी फॉर द नॉर्मल आई। कैटरेक्ट वाली पोजीशन क्या होती है, यहाँ पर क्लाउडी मिल्की सा एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा आईज के ऊपर, वो क्या होता है, कैटरैक्ट की सिचुएशन होती है जहां पर हम सर्जरी कराते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। आओ फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी, तो याद हो गया ना वो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था, फिर से देख लो, रिकॉल कर लो फटाफट से। क्या, जब हमारा सिलेरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में है, अब लेंस पतला हो गया, लेंस जब पतला हो गया है तो मतलब लंबा हो गया, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई है, बड़ी हो गई, फोकल लेंथ ज्यादा हो गई है, तो हमको दूर की चीजें दिख पा रही है। दूसरा केस, जब सिलेरी मसल्स क्या हो रही है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेंस क्या हो गया हमारा, मोटा हो गया, लेंस मोटा हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई, तो हम पास चीजों को देख पा रहे हैं आसानी से। आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा। चलो आ जाओ, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट, अच्छा इसका ना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का बना दूंगी जिससे कि आपको याद हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड, क्या होता है ये एबिलिटी, ये हो जाता है आपका, तो एडजस्ट इज फोकल लेंथ, सीधे सीधा क्वेश्चन आया है कि नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अकोमोडेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the curvature of the lens of an eye is altered by, curvature of the lens of an eye is altered by, किससे होता है, it is altered by curvature of the lens। ठीक है, लेंस जाड़ा है कि लेंस पतला है, that is done by ciliary muscles। जब जाड़ा है लेंस तो कैसी लेंस की पोजीशन है, सिलरी मसल्स में क्या हुआ होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, बार बार याद करा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। ठीक है, जब पतला हुआ है तो इसका मतलब रिलैक्स हो गया है, पतला है, लंबा है, फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई है, दूर की चीजों को हम आसानी से देख पा रहे हैं। जब जाड़ा है, फोकल लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, हम पास की चीजों को देख पा रहे हैं। अब इससे ज्यादा नहीं याद कर पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब यहाँ से ना आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो चलो अब कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों की। पावर का मैंने पावर का आपको फॉर्मूला बताया है कि नहीं बताया है, चलिए आइए मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, और ये क्वेश्चंस भी यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फॉर्मूला देख लो, पावर का क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू हो जाती है 1/f, और हमेशा याद रखना, हमेशा नोट स्टार मार्क कर लो कि f जो होगा हमेशा मीटर्स में होगा।
ठीक है, इट विल ऑलवेज बी इन मीटर्स। अगर जब भी आपको अगर फोकल लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज पॉइंट्स याद रखो, यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर फोकल लेंथ दी हुई है आपको क्वेश्चन में एंड इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर्स देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता होगा। अब दूसरी चीज, पावर की यूनिट क्या हो जाती है, इट इज डायोप्टर। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या हो गई हमारी, डायोप्टर हो गई। पावर की दो चीजें आपको पढ़नी है, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर कब होती है, नेगेटिव पावर आपकी कॉनकेव लेंस में होती है। कॉनकेव लेंस जब आप लगाएंगे तो नेगेटिव पावर रहती है हमेशा, ठीक है, कॉनकेव लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस की आपकी पावर कैसी रहती है, आपकी पॉजिटिव रहती है। ये सब चीजें अभी हमको यूज में आएंगी, ठीक है। और पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, इट इज डायोप्टर। अच्छा, अब एक और चीज देख लो, अगर फोकल लेंथ हमसे पूछी है, ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, इफ इट इज गिवन क्या फोकल लेंथ, तो अब कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर कॉनकेव लेंस दिया हुआ है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी है, फॉर एग्जांपल अगर कॉनकेव सबको रब कर दो, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कॉनकेव लेंस है, ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है, इसकी मुझे फोकल लेंथ दी हुई है। तो फोकल लेंथ मान लो कितनी देके रखी है, मान लो 10 मीटर्स दी हुई है। तो अब मुझे ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज अ कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव हमें अपने आप से मान्य होगी, क्योंकि हमेशा पावर कैसी होती है, इट इज अ नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव है, तो इसीलिए फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव में हो जाएगी। ये पॉइंट को याद रखना, इसलिए कॉनकेव लेंस होगा और कॉन्वेक्स, दो लेंस हमेशा हम पढ़ने हैं, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। कॉनकेव लेंस है नेगेटिव है पावर, कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव है पावर। इतना यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ नियर साइटेड पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर। नियर साइटेड पर्सन है मतलब हमको ये समझ में आ गया इस एक वर्ड से कि मायोपिया वाला केस है। मायोपिया वाला केस है, यहाँ पर हम किसका किसका इस्तेमाल कर रहे थे, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। कॉनकेव लेंस है, इसका मतलब नेगेटिव हमको यहाँ पर वैल्यूज में लेना है, अपने साइन कन्वेंशंस लेने हैं, ठीक है। नियर साइटेड पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दी हुई हैं चीजें, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन में 100 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर, ठीक है। अब नियर साइटेड पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक ही वो देख सकता है। इसका मतलब कि जो दूरी दी हुई है किसकी, आपकी v की, तो यहाँ पर v की दूरी दे के रखी है, ऑब्जेक्ट तो नहीं बोला, वो देख सकता है इतना, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा और उसकी दूरी दे के रखी है। v की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात है, साइन कन्वेंशंस यूज होंगे, क्योंकि ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो v की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट एट अ लार्जर डिस्टेंस। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई, u ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है जो कि दूर रखा हुआ है, तो ये क्या लिया हमने, एक तरह से इंफिनिटी कहीं दूर रखा हुआ है, तो ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ द नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट एट अ लार्जर डिस्टेंस। कोई दूर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसको हमको उसकी पावर निकालनी है, ठीक है। तो ये हमको u क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हम ले लेंगे, u हम सिंपल अपने हिसाब से ले लेंगे, इन्फिनिटी उसको निकालना नहीं है, u हमको इन्फिनिटी दे देंगे, हमको पावर निकालनी है। यहाँ पे पॉइंट समझो, कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो 200 सेंटीमीटर के क्या है, एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 200 सेंटीमीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, 200 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। इसका मतलब v की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 मीटर्स दी हुई है। मीटर हो गया ये, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं u पर रखा हुआ है, u जो है इंफिनिटी है, हमने वहां पर इंफिनिटी ले लिया। v की वैल्यू नेगेटिव ली, क्योंकि हमारा लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। याद करवाया है माइनस का साइन, क्योंकि लेंस लगाना एक नेगेटिव पार्ट है, याद करने का तरीका। 1 अपॉन में माइनस का 2 और माइनस ये हो जाएगा आपका, ये इंफिनिटी की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे,
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू होगी आपकी माइनस में एफ, एफ हो जाएगा आपका माइनस में 2। ये आपकी क्या हो गई, मीटर्स हो गई। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एफ होता है, तो पावर हो जाएगा वापस से -1 अपॉन में 2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये क्या है 1 है, 0.0 2 5 10। तो यहाँ पर आ जाएगा पावर आ जाएगी माइनस में 0.5 डायोप्टर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपका PYQ क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें आपका ये क्लास जो है 11th लेवल का ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आपका लेंथ मेकर फॉर्म, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो लगेगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, ये होता है 1 अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा म्यू माइनस में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। इससे आपने जो है किस तरह का लेंस जो आपका ये लेंस है किस तरह का बिहेव करेगा वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या क्या चीजें दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रखा, कॉन्वेक्स लेंस, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रखा है किस क्या आपका 1.2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये मेरे पास लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। अब ये लेंस है तो इसका अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो एक इधर गोला बन गया इसका कंप्लीट गोला और इधर वाले गोले का एक कंप्लीट ये बन गया। ठीक है, लेंस मेरा दे के रखा है, इस तरह से मैंने बता दिया। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे के रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है म्यू इज इक्वल्स टू 1.2। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई R1 R1 और ये हो गई R2। ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो बात हो रही है। तो R1 जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि R1 किधर साइड है, इधर साइड है। तो ये R1 की वैल्यू क्या हो गई, हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी और R2 क्या रहेगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। सब चीजों को समझते चलो। अब इसको क्या किया, ये लेंस को अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, बोथ द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। ठीक, इफ इट इज डिप्ड इन वाटर, अब इसको क्या किया इन्होंने, पानी में डिप कर दिया। तो चलो भाई इसको पानी में डिप कर देते हैं, ये हो गया पानी, इसके में ये जो है वो डिप्ड है। अब पानी का जो आपका म्यू दे के रखा है वो दे के रखा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे के रखी है 1.33, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना देकर रखा है। ठीक, अब डायरेक्टली क्या करना है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में पुट करना है और आपको जब f की वैल्यू आएगी तो जो f की वैल्यू आएगी उससे ये समझ में आएगा कि आपका किस तरह का वो लेंस बन के मिलके आ रहा है। मतलब कि उसकी फोकल लेंथ से हम ये समझ पाएंगे कि लेंस जो आपका जो बिहेव करेगा जो लेंस वो किस तरह का रहेगा, वो डाइवर्जेंट रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा, कि रेक्टेंगुलर स्लैब है, कि प्रिज्म है, कि क्या है। ठीक, चलो और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पता है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या कि 1 अपॉन एफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि म्यू जिसमें लेंस का और आपका जो ये आपका 1.2 जो है ये आपका लेंस का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1.33 क्या है आपका ये वाटर का हो गया। वाटर में इफ इट इज डिप्ड इन, लेंस को डिप करा है वाटर में। ठीक है, मतलब मटेरियल का हो गया, एक तो आपका किसका देके रखा है, स्लैब का, सॉरी लेंस का देके रखा है, और दूसरा क्या है कि जब उसको पानी में डिप करके रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि म्यू आपका ये लेंस का अपॉन में म्यू आपका वाटर का माइनस में 1। ठीक, ऐसी फॉर्मूला है, इसको म्यू एल अपॉन म्यू डब्ल्यू लिख लिया और यहाँ पर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ठीक, 1 अपॉन एफ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ हो जाएगा, म्यू एल की वैल्यू क्या देके रखी है 1.2 अपॉन में म्यू डब्ल्यू क्या देके रखा 1.33 माइनस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस, क्योंकि R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ माइनस
माइनस में 1/R2, ठीक है। तो 1/f हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ से ये पहले सॉल्व करो, तो 133, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 120 माइनस में 133, ये एक वैल्यू हो गई, और यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जगह बहुत कम है। 1/f बराबर हो जाएगा ये माइनस का 13/133 इंटू में वही वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सिर्फ ये समझ सकते हैं कि 1/f की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, हमने यहाँ पर साइन देखा कि 1/f की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है इससे। तो ये समझ सकते हैं कि जब 1/f की मतलब फोकल लेंथ कैसा आ रहा है, फोकल लेंथ हमारा आ रहा है नेगेटिव, तो ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जेंट लेंस, ठीक, इट विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जेंट लेंथ। तो ये आपको आंसर हो गया। आपको सिर्फ इसमें सॉल्यूशन में इतना नहीं जाना था, सिर्फ इतना समझना था कि आपको म्यू एल अपॉन म्यू डब्ल्यू लगाकर सिर्फ ये समझना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। और वो कैसे समझेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R1 का क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका पॉजिटिव, R2 का क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। इससे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जब हम इसने लेंस फॉर्मूले में लगाया तो हमें ये समझ में आया कि पॉजिटिव वैल्यू आई कि नेगेटिव वैल्यू आई। अब यहाँ पर स्लैब ऑफ प्रिज्म क्यों नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना देके रखा है, बोथ द सर्फेस ऑफ लेंस आर कॉन्वेक्स, दोनों सर्फेस कॉन्वेक्स है, और इसको पानी में डिप किया है। कहीं पे भी रेक्टेंगुलर स्लैब या प्रिज्म की बात नहीं करी गई है, तो ये आपका ये दोनों नहीं होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट लेंसेज में से ही एक होगा। अब कन्वर्जेंट होता अगर पॉजिटिव आता और नेगेटिव वैल्यू आ रही तो आपको डाइवर्जेंट लेंस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ कमेंट पे कमेंट कर देना, मैं वापस से क्वेश्चन समझा दूंगी और इजी वे में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 8 वाला क्वेश्चन हमने किया था क्या, हाँ ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है यू शेप। अब ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका क्लास 10th वाला क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया था क्लास 11 स्टैंडर्ड का। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए फिर सेशन एंड हो जाएगा। चलो क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमको बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देके रखा है 2.4, इफ इट्स वेलोसिटी इन एयर इज 3 into 10³ मीटर पर सेकेंड। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट, 10th का लेवल का क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका डायमंड का देके रखा है 2.4, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की बात हो रही है, 2.4 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना देके रखा, 3 into 10³ मीटर पर सेकेंड, और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहाँ पर v की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करनी है। चलो सॉल्व कर लो फटाफट से। v हो जाएगा आपका 3 into 10³ अपॉन में 2.4, इसको सॉल्व करेंगे इंटू 10 हो जाएगा, 3 8 is 24। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 10 to the power, अच्छा 3 into 10⁸ होती है वैल्यू, ठीक है, 10⁸, इसलिए मैंने कहा ऑप्शंस में 8 क्यों आ रहा है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 into 10⁸ इंटू में 10 अपॉन में 8, इसको सॉल्व करोगे तो ये सोल्यूशन हो जाएगा 1.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन आसान सिंपल था, कुछ ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है। अब देखो यहाँ पर ना टाइपिंग में मुझसे हुआ नहीं टाइप, तो तुम लोग उसको वो मत समझ लेना, ये √2 है, जो ऑप्शंस आपके आएंगे वो √2, ये √5, ये √4, मुझे आया नहीं टाइप करना, किस तरह से टाइप करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई टाइपर वेपर तो है नहीं, मैं खुद ही सारे काम करती हूँ।
चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर इनटू मीडियम। ये रे ऑफ लाइट है यहाँ एयर से, ये आपका बाहर वाला पोर्शन हो गया किसका, एयर, और ये हो गया आपका मीडियम, कोई मान लो ये ग्लास का मीडियम है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर इनटू मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन एयर इज 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कुछ नहीं है, एंगल आई और एंगल आर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आई देके रखा है कितना 45 डिग्रीज, एंगल आर देखे रखा है कितना 30 डिग्रीज। निकालना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाओ डायरेक्ट। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ क्या होता है, n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आई। फ्री का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई कितना है, साइन 45। एक बार सारे वैल्यूज देख लेना, साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 10th में ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, इट विल बी 1/√2। तो साइन 45 इसमें क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 45 1 अपॉन में, अरे ये क्या हो गया, जस्ट सेकेंड, अब मैं सब रब हो जाएगा, सॉरी, करेंट पेज, इसलिए मैंने कहा ना तुम लोग नोट करते चलो, क्योंकि सब चीजें गायब हो जाती हैं। चलो फिर से देख लेते हैं फटाफट से। एंगल आई देके रखा है 45, समझ लो एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है। साइन आई अपॉन में जो म्यू हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आपका साइन 45 अपॉन में साइन 30, 1 अपॉन में √2, और साइन ये 45 की वैल्यू हो जाएगी साइन 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या आपकी अपॉन में 1 अपॉन में 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1, इससे कैंसिल हुआ तो √2, तो ये हो जाएगी आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √2, और यही आपका आंसर, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो यहाँ पर आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। अब इसके बाद आपके ही जो डिमांड थी क्या, कि आपको क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, जो भी आपकी न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैंने जो इसका अगला सेशन रखा है वो आपको मंडे को मिलेगा रात को 8 बजे, जिसमें क्लास 10th के पीछे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस आपके जो ब्लू बॉक्स है अंदर एनसीईआरटी के, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, खोलोगे, खोल के देख लेना, उसमें कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करा दूंगी। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करे हुए हैं, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, उसको नहीं सॉल्व करवाऊंगी। तो आपके टोटल 15 या 16 क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवा दूंगी अगले सेशन में। उसके बाद फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कोई आपको कोई चीज़ पढ़नी है अपने लेवल से तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो चीज़ पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।